मांग की लोच से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से मांग की लोच का मान शून्य से अनंत के बीच में होता है। यदि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के बावजूद मांगी जाने वाली मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो मांग की लोच शून्य होती है। लोच से तात्पर्य इलास्टिसिटी ये शब्द निकला है इलास्टिक से। इलास्टिक कभी फैल जाता है कभी सिकुड़ जाता है। जितना हम फैलाना चाहेंगे फैल जाएगा, जितना हम सिकुड़ना चाहेंगे सिकुड़ जाएगा। उसी शब्द से इलास्टिक शब्द से इलास्टिसिटी आया है। यानी कौन सी मांग है, मांग में कितनी इलास्टिसिटी है। कुछ मांग हमारी रिजिड मांग होती है, चाहे कीमत कुछ भी हो जाए वह वस्तु हमको लेनी ही होती है। उदाहरण के लिए गेहूं है, गेहूं अगर 2000 रुपए बोरी है तो भी हम 2 बोरी खरीदेंगे, 4000 रुपए बोरी है तो भी हम 2 बोरी खरीदेंगे। इसी प्रकार से दूध 40 रुपए किलो है तो भी हम 2 किलो ले रहे हैं, 60 रुपए किलो हो जाएगा तो भी 2 किलो लेंगे। इसका मतलब उस वस्तु की मांग में इलास्टिसिटी नहीं है, रिजिड है। जबकि कुछ वस्तुओं की मांग ऐसी होती है जो हमारी कीमत के साथ परिवर्तित होती है। तो पिछले वीडियो में हमने मांग की लोच की श्रेणियों के बारे में देखा था कि मांग की लोच की 5 श्रेणियां होती है, जिसमें हमने पहले देखा था कि यदि किसी वस्तु की कीमत में कुछ भी परिवर्तन हो जाए, P1 से P2 हो जाए या P2 से P1 हो जाए, मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी रिजिड मांग है, मांग की बेलोचदार मांग है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिसमें जितनी कीमत घटती है उतनी मांग नहीं बढ़ती है। देखिए कीमत घटी P2 से P1 पर मांग Q1 से Q2 हुई तो हम बोलेंगे मांग की लोच इकाई से कम है। तीसरी प्रकार की वस्तु हमने ऐसी ली थी जिसमें जितनी हम कीमत में परिवर्तन करते हैं उतना ही मांग में परिवर्तन होता है, यानी P2 से P1 जितनी कीमत चेंज हुई उतनी ही मांग चेंज हुई तो हमने बोलेंगे मांग की लोच इकाई के बराबर है। इसके बाद हमने ये देखा था कि कीमत में कम परिवर्तन होता है पर मांग में ज्यादा परिवर्तन होता है। आप देखेंगे कि कीमत P2 से P1 हुई है, कम परिवर्तन है, मांग में ज्यादा परिवर्तन है Q1 से Q2, तो हमने बोला मांग की लोच इकाई से अधिक है। और लास्ट हमने पूर्ण बेलोचदार मांग बोली कि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है पर घर में मेहमान आ गए तो हम दूध ज्यादा खरीद रहे हैं तो मांग की लोच ये अनंत लोचदार है। तो ये देखिए मांग की लोच यहाँ पर शून्य लोचदार थी, तो मांग की लोच शून्य से अनंत के बीच में होती है। ये हमने पिछले वीडियो में मांग की लोच की विभिन्न श्रेणियों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मार्शल की कुल व्यय रीति क्या है। मार्शल ने कहा, मार्शल जो इकोनॉमिस्ट हुए हैं उनका ये मानना था कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उपभोक्ता उस पर खर्चा कितना करता है, खर्चा बढ़ाता है या खर्चा घटाता है, उसके आधार पर भी हम मांग की लोच की गणना कर सकते हैं। मार्शल का मानना था कि यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता उस पर खर्चा घटाता है और कीमत के घटने पर खर्चा बढ़ाता है, तो ऐसी स्थिति में वस्तु की मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार होगी। यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है और घटती है, कोई भी बढ़े चाहे घटे, उपभोक्ता के खर्चे में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। और यदि कोई वस्तु में ऐसा है कि कीमत बढ़ने पर खर्चा भी बढ़ाना पड़ता है, जैसे अनिवार्य वस्तु है, गेहूं महंगा हो गया तो भी हमको ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, गेहूं सस्ता हो गया तो हम ज्यादा नहीं लेंगे, उतना ही गेहूं लेंगे तो हमें खर्चा कम होगा, तो ऐसी वस्तु में मांग की लोच इकाई से कम होती है। तो आज के इस वीडियो में हम मार्शल की कुल व्यय रीति को समझेंगे। उस मार्शल की कुल व्यय रीति को समझने से पूर्व मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि किस प्रकार से मांग की लोच की गणना करनी है आपको। ये देखिए मार्शल क्या कहते हैं, यदि किसी वस्तु की कीमत घटे तो कीमत घटने पर 3 चीज हो सकती है। क्या हो सकती है? 3 चीज हो सकती है। चीज हो सकती है कि प्राइस, कीमत घटने पर उसका व्यय भी घटे, व्यय बढ़े, या हो सकता है कि व्यय वो का वही रहे, न तो बढ़े न घटे, और यह हो सकता है कि व्यय भी घटे। तो वो क्या कहते हैं कि उल्टा है, कीमत के बढ़ने पर, कीमत के घटने पर यदि व्यय बढ़ता है, उल्टा है, तो मांग की लोच इकाई से अधिक। यदि कीमत घटे तो भी व्यय वही रहे, नो परिवर्तन, इकाई के बराबर, और कीमत घटने पर उसका व्यय भी घट जाता है तो मांग की लोच इकाई से अधिक। उल्टा ले वो का वही, कीमत बढ़ी और व्यय घटा, उल्टा चल रहा है, कीमत बढ़ने पर व्यय घट रहा है तो मांग की लोच इकाई से अधिक। कीमत बढ़ने पर भी व्यय वो का वही है, पहले था उतना का उतना ही व्यय किया जा रहा है तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। और उल्टा चल रहा है, कीमत बढ़ी तो मजबूरी में उसका व्यय भी बढ़ रहा है तो मांग की लोच होगी इकाई से कम लोचदार। तो इस प्रकार से मार्शल का क्या मानना था कि किसी भी वस्तु पर किए जाने वाला व्यय है उससे भी हम मांग की लोच की गणना कर सकते हैं। मैं आपको यही चीज पूरी एक बार करके बताता हूं, फिर हम एक एग्जांपल लेकर उसको करेंगे और चित्र के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। आपको ध्यान क्या रखना है? 3 चीज का ध्यान रखना है। कीमत बढ़े
और व्यय घटे, कीमत के घटने पर व्यय बढ़े, उल्टा चल रहा है, तो मांग की लोच होगी इकाई से अधिक। उल्टा देखिए, कीमत बढ़े तो भी व्यय वही रहे और कीमत घटे तो भी व्यय वही रहे, तो मांग की लोच होगी इकाई के बराबर। उल्टा एकदम सीधा चले, कीमत बढ़े तो व्यय भी बढ़ जाए और कीमत घटे तो व्यय भी घट जाए, तो मांग की लोच होगी इकाई से कम लोचदार। ये आपको ध्यान रखना है कि उल्टा चलता है, कीमत बढ़ने पर व्यय घटता है, कीमत के घटने पर व्यय बढ़ता है, तो मांग की लोच इकाई से अधिक। सामान्य वस्तु है, जैसे आप जींस लेने जाते हैं, जींस लेने जाते हैं तो एक जींस 600 रुपए की है, तो आप कीमत 600 रुपए की है तो आप एक ही जींस लेंगे। 500 हो जाती है तो आप दो जींस लेंगे, तो इसका मतलब कीमत घटी 600 से 500 और आपने व्यय बढ़ा दिया। पहले आप जींस पर 600 रुपए व्यय करते थे, अब आप उस पर 1000 रुपए व्यय कर रहे हैं, क्योंकि दो ले रहे हैं 500 रुपए की। तो कीमत के घटने से अगर व्यय बढ़ता है तो मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार होगी। कुछ परिस्थिति ऐसी होती है, चाहे व्यय बढ़े चाहे घटे, उपभोक्ता को खर्चा उतना का उतना ही करना है, तो ऐसी स्थिति में जो मांग की लोच होती है वो इकाई के बराबर होती है। पहली स्थिति में इकाई से अधिक लोचदार होती है, दूसरी स्थिति में इकाई के बराबर होती है, जैसा हम वर्णन कर चुके हैं। मैं एक एग्जांपल लेके इसकी बात करता हूं, फिर हम एक चित्र बनाकर इसको डिस्कस करेंगे कि कैसा होता है। सपोज करिए फर्स्ट कीमत है 4 रुपए से 3 रुपए हो जाती है, 3 रुपए से 2 रुपए हो जाती है, 2 रुपए से 1 रुपए हो जाती है। अब आप देखिए मांग यहाँ 1000 वस्तु की थी, यहां से 400 की हो जाती है, यहां से वो 300 की हो जाती है, यहां से वो उल्टा लिख दिया। देखिए किसी वस्तु की कीमत पहले 1 रुपया थी, 1 रुपए से 2 रुपए हुई, 2 रुपए से 3 रुपए, 3 रुपए से 4 रुपए हुई। तो मांग पहले 1 रुपए पर वस्तु की 1000 मात्रा खरीदी जाती थी, वस्तु 2 रुपए की होगी तो 400 खरीदी जा रही है, 3 पर 300 खरीदी जा रही है। तो टोटल व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर के लिए आप क्या करेंगे, प्राइस को क्वांटिटी से गुणा करेंगे, क्वांटिटी। 1 रुपए की वस्तु 1000 लेते तो कितना खर्चा किया, 1000। 2 रुपए की वस्तु 400 लेते तो खर्चा कितना किया, 800। 3 रुपए की वस्तु हम 200 ही लेते हैं तो खर्चा कितना किया, 600। 4 रुपए की वस्तु हम 100 लेते हैं तो कितना खर्चा किया, 400। यानी देखिए कीमत बढ़ रही है तो व्यय क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। पहले व्यय 1000 था, 1000 से 800 कर दिया, 800 से 600 कर दिया, 600 से 400 कर दिया। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, उल्टा चल रहा है। देखिए कीमत बढ़ रही है तो व्यय घट रहा है। ये देखिए कीमत 1 रुपए थी तो व्यय ज्यादा था, कीमत थी कम, व्यय था ज्यादा। कीमत बढ़ी तो व्यय क्या हुआ, कम। तो ऐसी स्थिति में जो मांग की लोच होगी वो इकाई से अधिक लोचदार होगी। क्या स्थिति हो रही है कि जब कीमत बढ़ रही है तो उपभोक्ता खर्चा कम कर रहा है। तो आप देखिए हमारा जो चित्र है उस चित्र की तरह ही हो रहा है कि उपभोक्ता क्या कर रहा है। अगर हम क्वांटिटी की बात करें, देखिए ये प्राइस और ये क्वांटिटी, अगर आप इसको यूं देखें, यहां से यहां तक आप इसको चेक करें तो देखिए P1 बराबर 1, P2 बराबर 2, क्वांटिटी 1 बराबर 1000, क्वांटिटी 2 बराबर 400। तो अगर हम मांग की लोच निकालेंगे तो आएगा P अपॉन Q डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। आप इसको चेक करेंगे तो देखेंगे क्या, P पहले एक क्वांटिटी थी 1000, चेंज इन क्वांटिटी 600, चेंज इन प्राइस 1। तो यहां अगर आप यूं निकालेंगे तो फिर मांग की लोच का आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आपको करनी है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि प्राइस बढ़ने से एक्सपेंडिचर घटे और प्राइस के घटने से एक्सपेंडिचर बढ़े तो मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। अब देखिए अगर कीमत के बढ़ने से व्यय समान रहे, व्यय समान रहे यानी व्यय में कोई भी परिवर्तन नहीं रहे, कीमत देखिए जब वस्तु 1 रुपए की थी, कीमत है 1 रुपया, 2 रुपीज, 3 रुपीज, 4 रुपीज, 1 रुपए में 1000 खरीदता था, यहाँ 500 ही खरीदने लग गया, यहाँ 330 खरीदने लग गया, यहाँ वो 250 ही खरीदने लग गया। तो इसका मतलब खर्चा कितना किया, 1000 का। यहाँ 500 को 2 से गुणा करेंगे 1000, यहाँ इसको गुणा करेंगे तो आएगा फिर 1000 और यहाँ पर भी आएगा 1000। यानी क्या है कि कीमत कुछ भी रहे, कीमत P1 से हो जाए P2, P3, उपभोक्ता का व्यय नहीं बढ़ता है, एक्सपेंडिचर वो का वही है E1। तो हम कहेंगे कि यदि वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उपभोक्ता का व्यय वही रह रहा है, कीमत बढ़े तो भी वही रह रहा है, घटे तो भी वही रह रहा है, उपभोक्ता वस्तु पर 1000 रुपए ही खर्च कर रहा है। जब 1 रुपए की थी तो भी 1000 खर्च करता था, 2 रुपए की हुई तो भी 1000 रुपए खर्च कर रहा है, 3 रुपए की हो गई तो 333 ले रहा है, 1000 रुपए खर्च कर रहा है, 4 रुपए हुई तो वो 250 ले रहा है, 1000 रुपए खर्च कर रहा है, या 4 से वापस 1 हो गई तो 250 की जगह 1000 लेने लग गया। कुल मिलाकर उपभोक्ता का जो खर्चा है उस वस्तु पर वो 1000 का 1000 ही होता है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि जो मांग की लोच है वो इकाई के बराबर है। तीसरी चीज मार्शल ने क्या कही कि यदि कीमत बढ़ने से
व्यय भी बढ़े, मजबूरी है उसकी, कंज्यूमर की मजबूरी है कि कीमत बढ़ी तो उसको खरीदनी है, वस्तु अनिवार्य वस्तु है, लेनी ही पड़ेगी, उसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। तो ऐसी वस्तु की स्थिति आप देखेंगे, मान लीजिए यहाँ 1000 लेता था, यहाँ वो 600 ले रहा है, यहाँ 500 ले रहा है, और यहाँ 400 ले रहा है। तो यहाँ देखिए व्यय 1000 हुआ, यहाँ 1000 से व्यय 1200 हो गया, कीमत बढ़ी और व्यय 1500 हो गया, और कीमत बढ़ी और व्यय बढ़कर 1600 हो गया। यहाँ देखिए कीमत बढ़ने पर व्यय भी बढ़ रहा है। यहाँ देखिए कीमत P1 तो व्यय E1, कीमत बढ़कर P2 हो गई तो व्यय भी बढ़कर E2 का मजबूरी है। तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई से कम होगी। इस प्रकार से मार्शल ने अपनी विधि में क्या बताया था कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उपभोक्ता का जो व्यय परिवर्तित हो रहा है, इसके आधार पर भी हम मांग की लोच की गणना कर सकते हैं। यदि कीमत के बढ़ने पर व्यय घटता है तो मांग की लोच इकाई से अधिक होगी, कीमत बढ़े या घटे व्यय वही रहता है तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी, और यदि कीमत बढ़ने के साथ व्यय बढ़ता है और कीमत के घटने के साथ व्यय घटता है तो मांग की लोच इकाई से कम होगी। तो ये सारे जो चित्र हैं, तीनों ही चित्र जो मार्शल के द्वारा दिए गए, उनको हम एक साथ करके बताते हैं। तो ये देखिए, मैं एक्स एक्सिस पे लेता हूं कुल व्यय, और यहां लेता हूं वस्तु की कीमत। तो यहां से यहां तक देखिए ये ऐसे जा रहा है, फिर ये सीधा हुआ और फिर ये ऐसे जा रहा है। यहां देखिए कीमत P1 तो व्यय E1, कीमत P1 से P2 हुई तो व्यय बढ़कर हो गया E2। यानी क्या हुआ, कीमत बढ़ी व्यय भी बढ़ा, और कीमत घटावें, देखिए कीमत बढ़ी तो व्यय बढ़ा, अगर हम कीमत को घटावें तो व्यय भी क्या होगा, घटेगा, कीमत को घटाएंगे तो व्यय भी घटेगा। तो यहां से यहां तक मांग की लोच ए से लेकर बी तक मांग की लोच इकाई से कम लोचदार होगी। इसको यहां लिख देते हैं और क्लियर लिख देते हैं E लेस देन 1। अगली बात देखिए, मान लीजिए कीमत है P3, कीमत P3 है और इस पर व्यय है उपभोक्ता का E3 है। P3 से P4 हो जाती है तो भी व्यय वो का वही रहता है। यहां देखिए क्या हो रहा है, कीमत P3 है तो भी व्यय E3 है, कीमत P4 हो गई तो भी व्यय E3 का E3 है, यानी व्यय समान रहता है। तो मांग की लोच इकाई के बराबर, B से C तक इकाई के बराबर मांग की लोच होती है। थर्ड पोजीशन देखते हैं कि कीमत बढ़ने पर व्यय घटता है। तो उस स्थिति में क्या होगा, इसको देखेंगे। मान लीजिए कीमत है P5 और बढ़कर P6 हो जाती है, कीमत बढ़ी तो व्यय घटा, देखिए व्यय ये घटा, व्यय क्या हो गया, कीमत बढ़ने के साथ व्यय घटा। पहले E2 था, देखिए P5 पर व्यय था E2, P6 हो गई, कीमत बढ़ी तो व्यय और घटा। तो ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार है। इस प्रकार से मार्शल ने कुल व्यय के माध्यम से मांग की लोच को मापने का प्रयास किया था। हमने अपनी प्रथम विधि में देखा था कि फ्लक्स ने किस प्रकार से प्रतिशत परिवर्तन के आधार पर मांग की लोच को मापने का प्रयास किया, और उसके लिए उन्होंने क्या लिखा, सब फॉर्मूला ये दिया कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, किसी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अगर हम विभाजित करते हैं तो जो मान होता है वही मांग की लोच होती है। पर मार्शल के द्वारा जो दूसरा मेथड दिया गया वो कुल व्यय रीति के नाम से जाना जाता है, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि किसी वस्तु की कीमत घटने से कुल व्यय बढ़ता है, यानी उल्टा चलता है, कीमत घटने पर हम खर्चा ज्यादा करते हैं और कीमत बढ़ने पर खर्चा कम करते हैं, इसका मतलब वो वस्तु हमारे लिए सामान्य वस्तु है, उस वस्तु को हम कीमत घटने पर ज्यादा खरीदेंगे और उसकी मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो कीमत घटे या बढ़े हम उस पर उतना ही पैसा खर्च करते हैं जितना कि पहले खर्च कर रहे थे, तो ऐसी वस्तुओं की मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। पर कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो मजबूरी में उपभोक्ता को खरीदनी पड़ती है। दूध की कीमत बढ़ जाएगी तो हमारा व्यय भी बढ़ जाएगा, दूध की कीमत घट जाएगी तो व्यय भी घट जाएगा। हम 40 रुपए किलो दूध हमारे पास आ रहा है, 40 रुपए किलो आ रहा है और 2 किलो ले रहे हैं, तो प्रतिदिन हम उस पर 80 रुपए व्यय कर रहे हैं। अब 60 रुपए हो जाता है तो प्रतिदिन हम उस पर 120 रुपए व्यय करते हैं, 60 से वापस 50 हो जाता है तो प्रतिदिन हम 100 रुपए व्यय करते हैं। यानी कीमत बढ़ने पर व्यय भी बढ़ रहा है, कीमत के घटने पर व्यय भी घट रहा है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी वस्तु अनिवार्य वस्तुएं होती है और उनकी मांग की लोच इकाई से कम होती है, अर्थात ऐसी वस्तुओं में कीमत में बहुत ज्यादा परिवर्तन भी होता है तो मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से कुल व्यय रीति के माध्यम से भी हम मांग की लोच की गणना कर सकते हैं। धन्यवाद।